हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया ग्रेट साइंटिस्ट लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग आज तक की हिस्ट्री में जो नोबेल प्राइजेस की हिस्ट्री है उसमें ही इज द ओनली पर्सन टू हैव 2 Nobel prizes in 2 distinct fields and that too unshared। 2 नोबेल प्राइजेस पाने वाले मैडम क्यूरी भी थी, लेकिन उनके नोबेल प्राइजेस जो थे वो शेयर्ड थे। मतलब उसी साल उसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, जब मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज दिया गया तो उनके साथ कोई ना कोई एक और साइंटिस्ट था जिसको कि उसी सब्जेक्ट में उसी साल नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऐसे नोबेल प्राइजेस जो होते हैं वो शेयर्ड नोबेल प्राइजेस कहलाते हैं। लेकिन लाइनस पॉलिंग को 2 नोबेल प्राइजेस मिले एंड दैट टू इन 2 डिफरेंट फील्ड्स। एंड नॉट ओनली दिस, he is the only scientist in the history to have 2 different Nobel prizes unshared। Nobel prizes 2 किसी भी साइंटिस्ट को आज तक, किसी भी इंसान को नहीं मिला है, केवल और केवल लाइनस पॉलिंग को। लाइनस पॉलिंग को पहला नोबेल प्राइज जो मिला था दैट वाज इन 1954 फॉर थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए दिया गया था। एंड सेकेंड नोबेल प्राइज 1962 में इन नोबेल पीस प्राइज। अब थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, उसके लिए मिला नोबेल प्राइज। साइमल्टेनियसली उनको 1962 में एक और नोबेल प्राइज दिया गया, दैट इज नोबेल पीस प्राइज। उसका कारण क्या था? जब 1939 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट आया, व्हाट वाज मैनहट्टन प्रोजेक्ट? मैनहट्टन प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट था जिसमें न्यूक्लियर बम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसको बाद में 1945 अगस्त में 6 और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया था। दैट प्रोजेक्ट वाज नेम्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन न्यूयॉर्क के पास एक साइट थी जहां पर सारा ये प्रोजेक्ट किया गया था। तो उसमें बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे लाइनस पॉलिंग। उसमें उनका भी रोल था इनडायरेक्ट। वो उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आइंस्टाइन का एक लेटर दिया गया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, अलॉन्ग विथ उसमें साइंड बाय लाइनस पॉलिंग, कि जर्मनी जो है उस समय हिटलर पावर में था, दे आर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो हमें भी उस पर कुछ करना चाहिए। ऐसा लेटर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आइंस्टाइन और लाइनस पॉलिंग और कुछ और साइंटिस्ट थे उनकी तरफ से दिया गया। तो उस पर वही फिर मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टेब्लिश किया गया और उस प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाया गया। तो लाइनस पॉलिंग ने ऑब्जर्व किया, वो एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट केमिस्ट भी थे, बायोकेमिकल साइंसेस में भी उनके बहुत सारे रिसर्च हुए थे। तो उन्होंने स्टडी की और स्टडी में ये पाया कि जो मैनहट्टन की साइट थी उसके आसपास के रीजन के जो बच्चे थे उनके टीथ बोन में ट्रेसेस ऑफ
स्ट्रोंशियम 90 जो रेडियो आइसोटोप था ये मिल रहा था, और जिसकी वजह से उनकी बोन्स डीके हो रही थी, बोन्स डीके हो रही थी। ऐसे बच्चों में जिनमें स्ट्रोंशियम 90 पाया गया, उनके दांतों की हड्डियां जो थी वो डीके कर रही थी। छोटे बच्चों में ऐसा हो रहा था, तो उसकी उन्होंने स्टडी की। उन्होंने ये पाया कि उस रीजन में जो ओपन ग्रासलैंड थी उसमें स्ट्रोंशियम 90 इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होते थे वो सारे ओपन फील्ड्स में होते थे, तो रेडिएशन जो होती वो चारों तरफ जाती थी। आज के डेट में लाइनस पॉलिंग की वजह से पूरे वर्ल्ड में जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं दे ऑल आर अंडरग्राउंड। तो ओपन फील्ड्स में वो न्यूक्लियर टेस्ट होते थे मैनहट्टन साइट पे, और उसमें स्ट्रोंशियम 90 एक बाई प्रोडक्ट था, डीके प्रोडक्ट यूरेनियम का, जिसके डिसइंटीग्रेशन से दो छोटे न्यूक्लियाई बनते थे, जिसमें से एक स्ट्रोंशियम 90 था। तो स्ट्रोंशियम 90 जो था वो आसपास की जो घास थी, ग्रासलैंड थी, उसमें वो एब्जॉर्ब कर ली गई। वो घास गायें खाती थी और उन गायों का दूध बच्चे पीते थे। तो बच्चों में जो स्ट्रोंशियम 90 आया वो कहां से आया? गायों से आया। गायों में कहां से आया? वो ग्रासलैंड में आया। ग्रासलैंड में कहां से आया? जो ओपन फील्ड्स में न्यूक्लियर टेस्ट होते थे उसकी वजह से जो स्ट्रोंशियम 90 बाई प्रोडक्ट होता था, डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट होता था यूरेनियम का, वो वहां पर आता था, जिसकी वजह से डीके हो रही थी, बोन डीके हो रहा था, बच्चों के दांतों की हड्डियां गल रही थी। तो जो लाइनस पॉलिंग थे, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन चलाया कि न्यूक्लियर टेस्ट ओपन फील्ड्स में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसमें उनकी वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन चूंकि ये रिनाउंड साइंटिस्ट थे, इसलिए नोबेल पीस प्राइज इनको इस एफर्ट के लिए जो ओपन फील्ड्स में पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर टेस्ट होता था उसको बैन कराने के लिए 1962 का नोबेल प्राइज दिया गया। और वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइनस पॉलिंग लाइफ, वो विटामिन सी के बड़े फैन थे। ही यूज्ड टू टेक 3 grams ऑफ विटामिन सी। उनको लगता था कि विटामिन सी का अगर हम 3 grams पर डे यूज करें तो कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन उनकी डेथ एट द एज ऑफ 92 इन 1993 कैंसर से हुई। तो ये बात गलत साबित हुई कि विटामिन सी का एक्सेसिव यूज करने से कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है, जिससे आसानी से कैंसर या कोई भी रोग नहीं होगा। इम्यून सिस्टम हमारा इंप्रूव करता है विटामिन सी। तो ये उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड विटामिन सी। ठीक है, तो ये थे लाइनस पॉलिंग, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया फर्स्ट टाइम इन केमिकल बॉन्डिंग। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नो, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट? लेट अस फोकस ऑन दैट। मीथेन मॉलिक्यूल के ही फॉर्मेशन को देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है, और एक्साइटेड स्टेट में इट विल हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमने जो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक बताया, उसमें बताया कि इन्हीं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हम हाइड्रोजन का ओवरलैप करा दें तो उससे जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 की स्ट्रेंथ एक बराबर रहेगी, चौथा कमजोर होगा स्लाइटली, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, चौथा नियरली 125 डिग्री पर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि मीथेन में चारों CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक बराबर है, और चारों की एक दूसरे के साथ जो एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया लाइनस पॉलिंग ने। तो उन्होंने ये कहा कि ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाते, बल्कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि अगर हम इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करा दें हाइपोथेटिकली,
ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा होगा। तो इन कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स को कुछ इस तरीके से मिक्स करें कि 4 नए ऑर्बिटल्स मिले और चारों की एनर्जी एक बराबर हो जाए। अब ये चारों की एनर्जी एक बराबर हो गई। अभी तक एस और पी की एनर्जी में डिफरेंस था, लेकिन हमने इसको इस तरीके से मिक्स किया कि चारों की एनर्जी बराबर हो गई। अब चारों की एनर्जी बराबर हो गई तो इन चारों ऑर्बिटल्स को नाम क्या देंगे? इस प्रोसेस में एक एस और 3 पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसको लिखेंगे sp³ और प्रोनाउंस करेंगे sp3। लिखेंगे sp³ और प्रोनाउंस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो बनने वाले 4 नए ऑर्बिटल्स जो होंगे दे ऑल आर ऑफ इक्वल एनर्जी और उनको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन चारों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इन चारों का हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ अगर ओवरलैपिंग कराए, हाइड्रोजन के 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कराए, चारों के साथ, चारों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये हाइड्रोजन के 1s है, चारों हाइड्रोजन के 1s है और कार्बन के sp3 है, तो इस ओवरलैपिंग को नाम देंगे sp3s ओवरलैपिंग। नाउ हाउ टू डिफाइन दिस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? अब ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर रहे हैं तो इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर सकते हैं एज पर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम हो, या तो जीरो डिफरेंस हो या डिफरेंस हो भी तो छोटा गैप हो। बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो मिक्सिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो अब यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, शायद तुम लोगों को इसको रिलेट शायद कम कर पाओगे। जिसको कुकिंग थोड़ी आती है उसको अच्छा रिलेशन कर लेंगे। जनरली हम खिचड़ी खाते हैं और खिचड़ी में दाल और चावल दोनों मिक्स होता है, तो उसमें जनरली या तो मूंग की दाल मिलाई जाती है चावल के साथ या तुअर दाल मिलाई जाती है, और ये दोनों दाल चावल के साथ साथ नियरली सेम टाइम में पक जाते हैं। कभी चने की दाल नहीं मिलाई जाती खिचड़ी में। चने की दाल को पकने में तुअर दाल और मूंग की दाल से रिलेटिवली काफी ज्यादा टाइम लगता है। मतलब ये हुआ कि चावल के साथ चने की दाल की मिक्सिंग बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि उन दोनों के पकने के टाइम में गैप ज्यादा है। उसी तरीके से ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। वही ऑर्बिटल्स आपस में अच्छे से मिक्स होंगे जिनके बीच में एनर्जी गैप छोटा हो या जीरो हो। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nearly same energies and redistribution of energy among themselves so as to give equal number का मतलब equal to number of orbitals mixed। जितने मिक्स करोगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे। equal number of new orbitals having same energy and same shape is called hybridization. The process of mixing of atomic orbitals of nearly same energies and redistribution of energy among themselves so as to give equal number of new orbitals। equal number का मतलब जितने ऑर्बिटल मिक्स करोगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप आर इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एंड द न्यू ऑर्बिटल्स thus obtained, the new orbitals thus obtained are called hybrid orbitals। जो नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहां पर इस हाइब्रिडाइजेशन में अगर मीथेन मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन का एक 2s
और 3 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर रहे हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं, तो 4 नए ऑर्बिटल्स मिले, सबकी एनर्जी सेम है, सबका साइज सेम है, सबका शेप सेम है, और ये चारों चूंकि एनर्जी इनकी सेम है, हाइड्रोजन के चारों एटम्स की एनर्जी सेम है, तो इससे बनने वाले चारों बॉन्ड्स की एनर्जी सेम होगी। चूंकि इन सभी ऑर्बिटल का शेप और साइज भी सेम है, एनर्जी सेम है मतलब साइज भी सेम होगा, तो साइज सेम है तो इन चारों बॉन्ड की लेंथ एक बराबर होगी, और चारों का जो एक दूसरे से रिपल्सन होगा वो भी आइडेंटिकल होगा क्योंकि हर तरीके से सेम है। तो ये चारों एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पर ओरिएंटेड होंगे इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये 4 बॉन्ड्स बनेंगे, दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन विथ एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स। किसी भी दो CH बॉन्ड के बीच का एंगल जो होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। एक बार फिर से समझो, व्हाट इज हाइब्रिडेशन? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nearly same energies and redistribution of energy among themselves so as to give equal number of new orbitals having same size, same shape, same energy is called hybridization. And the orbitals which are formed by this mixing are called hybrid orbitals. And the number of hybrid orbitals will be equal to number of atomic orbitals mixed. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करोगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स का नंबर जो है वो चेंज नहीं करने जा रहा है। तो हमारे पास ये 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और चारों 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल पर ओरिएंटेड होंगे। मैं इसका थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम भी बना देता हूं मीथेन मॉलिक्यूल का, वो भी देख लो। इसका मैं जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं 3D व्यू दिखा रहा हूं जिससे कि आसानी से समझ आ सके कि ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे दिखेगा, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 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 sp3। दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट विथ ईच अदर। किसी भी दो के बीच का एंगल जो है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। इनका चारों का हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी। इस तरीके से ये चारों ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये इसका एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है। Now, what do you mean by tetrahedron structure? 4 ट्राइंगुलर फेसेस, देखो यहां पर 4 ट्राइंगुलर फेसेस दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 3 साइड वाले 4 फेसेस दिख रहे हैं, एक ट्राइंगुलर फेस, दूसरा ट्राइंगुलर फेस, तीसरा ट्राइंगुलर फेस, चौथा ट्राइंगुलर फेस। तो दैट इज वाई टेट्रा मींस 4 और हेड्रन का मतलब फेसेस। तो 4 ट्राइंगुलर फेसेस है यहां पर, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन। और जो एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट विथ बिटवीन एनी 2 CH बॉन्ड।